नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोजाना शाम को 7 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूं टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे पीआरटी के लिए पोस्ट के लिए या टीजीटी के लिए या फिर पीजीटी के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि केवीएस के द्वारा या फिर आपके एनवीएस के द्वारा या दिल्ली के अंदर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डीएसएसबी में सिलेक्ट होना चाह रहे हैं, या फिर किसी भी सीटेट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट या फिर किसी स्टेट का टेट एग्जाम के लिए, तो उन सारे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इन सारे एग्जाम की क्वालिफिकेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मैथ्स से रिलेटेड पेडागोजी की, यानी कि मैथमेटिक्स पेडागोजी से रिलेटेड आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज मेरा टॉपिक ये होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है कृष्णा और मैं डेली लेके आता हूं आपके लिए टीचर सिलेक्शन एग्जाम के लिए प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो, ठीक है, जिसे आप मेरे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए टाइम बर्बाद किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कम्युनिटी इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेपरेट वर्ड विच आर। जो वर्ड है कम्युनिटी, ये मैथ्स पेडागोजी से ही है, पर थोड़ा क्वेश्चन को किस तरह से आपके लिए घुमाया जा सकता है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि कॉन्सेप्ट से हट के भी थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले तो ये बताइए, ये जो कम्युनिटी वर्ड है, ठीक है, ये कंपोज किया गया 2 सेपरेट वर्ड से, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वो 2 वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपके लिए ऑप्शन कुछ इस तरह से, ए में बोला गया कॉम एंड मुनीज, इससे मिलकर बना है कम्युनिटी, ठीक है। सेकंड बी में आपसे बोला जा रहा है कि कॉम और यूनिटी को मिलाकर के कम्युनिटी बनाया गया है। और सी में आपसे बोला गया है कि कॉमन और यूनिटी को मिलाकर के कम्युनिटी बनाया गया है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। और डी में आपसे बोला जा रहा है कॉमन और यूनिटी से बना गया कम्युनिटी। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एडिशन का ही एक पार्ट है, लेकिन ये एडिशन न्यूमेरिकल एडिशन नहीं है, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट का एडिशन है, ठीक है। मतलब यूजुअली हम लोग मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल चीजों को पढ़ते हैं, नंबर्स की टर्म्स में पढ़ते हैं, पर यहाँ कॉन्सेप्ट को कैसे एडिशन किया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। चलिए आप अटेम्प्ट करिए चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। करेक्ट आंसर इसका जो है फर्स्ट है, यानी कि कॉमन और मुनीस को मिलाकर के कम्युनिटी बनाया गया है। यानी कि ये जो ग्रीक वर्ड वगैरह जो यूज किए जाते थे पुराने टाइम से, वहां से इस चीज को उठाया गया है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल इंग्लिश वर्ड नहीं है ये ग्रीक वर्ड वगैरह से इसे लिया गया है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया ए। ज्यादातर लोगों को लगेगा कि भाई ये कॉमन और यूनिटी को मिलाकर के बनाया गया कम्युनिटी, तो भाई इस तरह से कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है, एट विच लेवल लर्निंग रिसोर्स इज पूल्ड अप एंड ऑर्गेनाइज फॉर गेनिंग मच एडवांटेज। कि लर्निंग रिसोर्सेज को आप किस लेवल पर यूज करते हैं, मतलब आपको लेवल आइडेंटिफाई करना है कि किस लेवल पे आप और उसे वो जब यूज करते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, तो उसको गेन करते हैं, उसके एडवांटेज, आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज आप गेन कब करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि टीचिंग एड अगर आप यूज करते हो क्लासरूम टीचिंग के लिए, तो आपसे पूछा जा रहा है किस लेवल पे आप यूज करेंगे उसको, या टीचिंग एड या फिर कोई और रिसोर्सेज जिससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। ये आपसे पूछा गया अगर हम बात करें मैथ्स टीचिंग के अंतर्गत। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है ये बताइए। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि स्कूल लेवल पर, एट स्कूल लेवल पर आप यूज करेंगे तो ये ज्यादा एडवांटेज होगा। बी में आपसे बोला जा रहा है ब्लॉक लेवल, कि ब्लॉक पर अगर इस गेन सबसे ज्यादा होगा अगर आप यूज करेंगे रिसोर्सेज का। सी में बोला जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और लास्ट ऑप्शन डी में बोला जा रहा है आपसे ऑल, यानी कि सारे लेवल पे, चाहे आप स्कूल लेवल की बात कर ले या ब्लॉक लेवल की बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, कि चारों लेवल पर, ये सारे लेवल जितने भी लेवल पे यूज करें आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर रिसोर्सेज को, तो वो सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकता है आपके लिए। तो ये 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये डी हो जाएगा। डी का मतलब है कि रिसोर्सेज को आप जिस लेवल पे भी यूज करें, ठीक है, ये आपकी जो लर्निंग और टीचिंग की जो प्रोसेस है उसको इनहैंस कर देती है। इनहैंस करने का मतलब ये उनकी क्वालिटी इंप्रूव कर देती है, और ये हमारे लिए एक एडवांटेज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो जाएगा इस हिसाब से।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एडवांटेज के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। और एडवांटेज नहीं, क्वेश्चन में जैसे आप पढ़ते हैं जैसे, तो साइमल्टेनियस टीचिंग जो है, यानी कि एक साथ दो तरह की जो टीचिंग आपके ये सिमिल्टेनियस टीचिंग जो है, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन है। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है, विच ऑफ देम इज नॉट, ध्यान रखिएगा वर्ड इसमें बोला जा रहा है नॉट, विच ऑफ देम इज नॉट एडवांटेज और स्टिमुलस टीचिंग। स्टिमुलस टीचिंग का एग्जाम्पल या फिर एडवांटेज नहीं है, कौन सा आपको ये आइडेंटिफाई करना है। एडवांटेज है नहीं, बल्कि जो नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है उसके अंदर आपसे बोला जा रहा है कि भी इट इज स्टैब्लिश्ड बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, कि स्टिमुलस टीचिंग जो होती है वो थ्योरी और प्रैक्टिस के ऊपर कोरिलेट करके उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके किया जाता है। ये इसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, आपको ये आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया जो एडवांटेज नहीं है। नॉट का मतलब यहां क्या हो गया, एडवांटेज की जगह आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे, डिसएडवांटेज आइडेंटिफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट में ये बोला गया रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस के ऊपर बोला गया है, फर्स्ट ए ऑप्शन के अंदर। अब बी में आपसे बोला जा रहा है इट इज यूजफुल टेक्निक फॉर स्लो लर्नर, कि स्लो लर्नर जो भी है, जो नॉर्मल स्टूडेंट से थोड़ा धीमी रफ्तार में सीखते हैं, उसके बारे में बोला जा रहा है कि उसके लिए ये टेक्निक काफी यूजफुल है, ठीक है। स्टिमुलस टीचिंग की बात की जा रही है। और सी में आपसे बोला जा रहा है इट प्रोमोट हाई लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि स्टिमुलस टीचिंग जो है ये स्टूडेंट के अंदर हाई लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, प्रमोट करती है, ये सी में बोला जा रहा है। और डी में आपसे बोला जा रहा है इट इज नॉट यूजफुल इन रिसर्च वर्क, यानी कि रिसर्च वर्क में ये मेथड, यानी कि ये मेथड ऑफ टीचिंग यूजफुल नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है ये बताइए। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि ये स्टिमुलस टीचिंग की अगर बात करें, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये रिसर्च वर्क में यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कि इसके अंदर से कौन सी ऐसी चीज है जो कि नहीं यूज की जाती, इस्तेमाल नहीं की जाती है। अगर हम बात करें लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसकी लैंग्वेज में, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, इन चारों ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है। कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है कि मैथमेटिकल फार्मूला, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स के अंदर मैथमेटिकल फार्मूला नहीं यूज किया जाता है, इसका कहने का मतलब ये है ऑप्शन ए के अंदर, ठीक है, ये, ठीक है, समझ गए होंगे। ये ऑप्शन ए में इसकी बात की जा रही है। और ऑप्शन बी में आपसे बात की जा रही है मैथमेटिकल सिंबल्स, यानी कि मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर सिंबल का यूज नहीं होता अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि मैथमेटिकल डिजिट, जो नंबर्स होते हैं ना, उसकी बात की जा रही है कि मैथ्स के अंदर डिजिट का यूज नहीं किया जाता है। और लास्ट में आपसे डी में बोला जा रहा है नन ऑफ दीज, क्या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं इस चारों ऑप्शन में, तो भी मैथ्स में फार्मूले का यूज होता है, सिंबल्स का यूज यानी कि नोटेशन के लिए इसका यूज होता है, और डिजिट का यूज तो होता ही होता है, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो जो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ दीज, यानी कि मैथ्स की लैंग्वेज में इन तीनों का यूज होता है और हमें आइडेंटिफाई वो करना था ऑप्शन जो कि यूज नहीं होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और उसे फिर समझने की एक बार कोशिश करिए कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या जा रहा है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम ले सकता है आपका, पर क्वेश्चन इजी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि स्टूडेंट आस्क्स टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं उसके बारे में स्टूडेंट आपसे कुछ पूछता है। दे ड्रॉ वेरियस फिगर, और इसके लिए वो बहुत सारे फिगर या डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एंड मेजर द एंगल एंड ऑब्जर्व, और उसके बाद उसे मेजर भी करते हैं
ठीक है, एंगल को, और ऑब्जर्व करते हैं कि दैट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर मैं बनाना चाहूं डायग्राम, जैसे ये देखिए, ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल, दो लाइन हो गई, तो ये दोनों क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं दिस एंगल एंड दिस एंगल, सपोज दिस एंगल इज एंगल 1 और दिस वन इज एंगल 2, तो इनके कहने का मतलब ये है कि एंगल 1 इज एंगल 2, एंगल 1 एंड 2 इक्वल होंगे। सिमिलरली यू कैन से एंगल 3 एंड दिस वन इज एंगल 4, इट मींस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये कहा जा रहा है आपके क्वेश्चन के अंदर। इन दिस केस स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू वेन हिल्स थॉट दे आर, तो स्टूडेंट का कहना है कि भाई इसके हिसाब से ये इक्वल है। क्यों है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए। अब आपको ये बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए के अंदर आप बोल सकते हैं कि विजुअलाइजेशन लेवल की वजह से आप ये बोल सकते हैं दीज एंगल्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ठीक है, बी में आपसे बोला जा रहा है कि भी एनालिटिक लेवल, यानी कि आप इसको एनालिसिस कर रहे हैं जब, तब आपको दिख रहा है, यानी कि आपने पहले इसको ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद मेजर किया, मेजर करने के बाद एक कंपैरिजन किया, कंपैरिजन के बाद एक कंक्लूजन पे आप पहुंचते हैं, और जब आप कहते हैं कि हाँ ये इक्वल है। ठीक है, ये ऑप्शन बी में बोला जा रहा है। सी में आपसे बोला जा रहा है कि इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल है, यानी कि इसे फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मल होकर के जब आपने इसे आइडेंटिफाई किया और एक कंक्लूजन तक पहुंचे कि ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल 1 एंड 2 की बात कर लीजिए या एंगल 3 एंड 4 की बात कर सकते हैं आप। और लास्ट में बोला जाए डिडक्शन लेवल, यानी कि आपने इसको एक डिडक्ट करके यानी कि 1 एंड 2 को एक कंक्लूजन तक पहुंच के आपने इसका आंसर बताया कि भाई ये इक्वल है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, तो चार ऑप्शन में से करेक्ट आपके हिसाब से क्या है ये बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी इसलिए क्योंकि यहां पे आप एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किस बात का करते हैं, पहले आपने एक वर्टिकल लाइन लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, ठीक है, फिर आपने देखा ये इंटरसेप्ट जो हो रही है एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपने इस एंगल की वैल्यू मेजर करी, और मेजर करने के बाद जो भी वैल्यू आई, फिर आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं। इट मींस ये दोनों क्या इक्वल हो गए। ठीक है, इक्वल होने का मतलब ये है कि आप एक कंक्लूजन तक पहुंचे, और ये कब कैसे पहुंचे, अब एक कंपैरिजन करके, इसको एनालिसिस करके, तो आप ये बोल सकते हैं ये क्या है, एनालिटिक लेवल की तरह इसका आंसर आपने फाइंड आउट किया। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डैश रेफर टू सिस्टम वेयर स्टूडेंट आर टेस्टेड देयर एजुकेशनल अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर और डेफिनेट पीरियड। यानी कि आपको वो सिस्टम आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट का जो एजुकेशनल अचीवमेंट होता है उसे आप चेक करते हो, या फिर अचीवमेंट को आप जांचते हो, मेजर करते हो। कैसे, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के लास्ट में, या फिर किसी एक डेफिनेट पीरियड पे, यानी कि फिक्स टाइम होता है कि आपको साल में इस टाइम पे आप इवेल्युएट करेंगे। कहने का मतलब ये है। तो वो कौन सा मेथड है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये चार चीजें आपको दी गई है, इन चारों में से करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है ये बताना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, इसे बोलते हैं एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन रेफर करता है कि भाई एक फिक्स टाइम के बाद, या फिर यूं कहूं कि आप एजुकेशनल अचीवमेंट स्टूडेंट का चेक करने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर आप एग्जाम कंडक्ट कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। बी में आपसे बोला जा रहा है, इसको इवेल्युएशन आप बोल सकते हैं कि आप स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, ऐसा बोल सकते हैं आप। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि सी में आप इसे बोल सकते हैं मेजरमेंट, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं मेजरमेंट के टर्म्स में जो आप ये काम कर रहे हैं। और डी में आपसे बोला जा रहा है, इसे आप डिफाइन कर सकते हैं एज ए टेस्ट। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसका क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन ए एग्जामिनेशन, बी इवेल्युएशन, सी मेजरमेंट, एंड लास्ट ऑप्शन डी इज टेस्ट। तो जैसे अब मालूम है आपको कि एट द एंड ऑफ द ईयर की बात की जा रही है, तो इवेल्युएशन तो बहुत ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें आती है। ये एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं होता, ये तो थ्रू आउट द ईयर चलता ही रहता है। ठीक है, सिर्फ एग्जामिनेशन ही ऐसी चीज है जो कि एट द एंड ऑफ द सेशन आप बोल सकते हैं जो कंडक्ट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस समझना है आपको, इवेल्युएशन का और एग्जामिनेशन। इवेल्युएशन के थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन चलता रहेगा, और एग्जामिनेशन की बात करें ये एंड ऑफ द सेशन की आप बात की जा सकती है अंदर, कि दोनों में काफी चीजें सिमिलर है, बट स्टिल देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो जाएगा ए, यानी कि एग्जामिनेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये एक क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद समझेंगे इसमें पूछा क्या जाए। बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम देने की जरूरत है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा टाइम देंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए, पहले रीड करिए क्वेश्चन को एक बार खुद से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ टास्क असाइन टू क्लास 8 स्टूडेंट, कि क्लास 8 स्टूडेंट को आपने कोई टास्क दे दिया स्टूडेंट एज फॉर, और वो टास्क क्या ये है, एन ओपन बॉक्स इज टू बी मेड आउट ऑफ ए मेटेलिक सीट ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 65 सेंटीमीटर। आपने एक बॉक्स जो बनाया गया है वो कोई मेटल का एक बॉक्स बना हुआ है जिसकी डायमेंशन आपको गिवन है। आपने एक स्टूडेंट को बोला कि भाई इसकी डायमेंशन गिवन है, अब ये ओपन बॉक्स है, वो है 50 इंटू 65 सेंटीमीटर्स, ठीक है, जो कि इसकी लेंथ एंड ब्रेथ है। अच्छा, अब उसके बाद आप इसे बोल रहे हैं कि इसे एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दो, और इसके जो डायमेंशन आपने दे रखा है वो कुछ इस तरह से दिया है आपने। उसकी डायमेंशन के लिए आप बोल रहे हो कि भी लेंथ एंड ब्रेथ कुछ इस तरह से होगी, 30 सेंटीमीटर लेंथ होगी और 15 सेंटीमीटर की ब्रेथ होगी रिस्पेक्टिवली। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ द बॉक्स, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स। अच्छा, आपको वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है और साथ के साथ इसका हाइट भी फाइंड आउट करना है। यानी कि पहले क्या आपने 2 डायमेंशनल फिगर दिया, ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर का मतलब है आपने एक रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है, रेक्टेंगल शीट दे दिया आपने, और आपने बोला कि ये जो मेटल की जो शीट है जिसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन आपके पास है 50 इंटू 65, ठीक है, ये 50 और ये 65 हो गया, और आपने बोला इसे कन्वर्ट कर दो एक बॉक्स के अंदर, और वो बॉक्स जो होगा उसका डायमेंशन आपने लेंथ एंड ब्रेथ तो दे दिया, एल दे दिया, बी दे दिया, बट आपने हाइट नहीं दिया इसके अंदर, और आप कह रहे हैं कि इसको हाइट को खुद से सॉल्व करके फाइंड आउट करो। तो लेंथ इसका 30 है, अब बी इसका 15 हो गया, ठीक है, अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है ये जो टास्क दिया है ये किस चीज को रेफर करती है। तो सिंपल से अगर आपको इसको सॉल्व करना चाहे, सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, इसका सरफेस एरिया निकाल लीजिए। ये जो पहले जो ये डायग्राम 1 है, इसको डायग्राम 1 सपोज कर लेता हूं, इसे डायग्राम 2 सपोज कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इसको ये करना है कि भाई इसका सरफेस एरिया निकाल लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि एरिया निकालेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये जो आपके पास बन रहा है इसका मतलब है क्यूबॉइड बनेगा, तो इस क्यूबॉइड का भी टोटल सरफेस एरिया और इस रेक्टेंगल सरफेस एरिया यानी कि इसका जो एरिया दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से आप इसको हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन बनेगा, हाइट को कुछ भी x वगैरह लेट करके या फिर h लेट करके आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। तो ये तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि सॉल्व कैसे करना है, बट आपसे कुछ और पूछा जा रहा है, आपसे आंसर नहीं पूछा जा रहा, आपसे ये पूछा रहा है दिस टास्क रेफर टू, ये जो टास्क आपने स्टूडेंट को दिया है ये किस चीज को रेफर करता है, आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, कहीं सॉल्व करने में टाइम बर्बाद करें आप। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि लोअर लेवल कॉग्निटिव डिमांड एज इट रिक्वायर्ड टू नॉलेज एंड टू फॉर्मुलेट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि इसके अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव डिमांड है इसके अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, कम कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसका हो रखा है, जिसका वो भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बी में आपसे बोला जा रहा है कि इसका भी लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव डिमांड है इसके अंदर, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द कनेक्ट इन्वॉल्व प्रोसीजर एंड रिक्वायर्ड, यानी कि जो प्रोसीजर है और जो रिक्वायरमेंट चाहिए उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, यानी कि जो चीज दे रखी है आपको और जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसके बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप गिवन नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। सी में आपसे बोला जा रहा है कि हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव डिमांड आर एज प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग डायग्राम, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो डायग्राम की हेल्प से, कि कनेक्शन बिटवीन मेनी पॉसिबल सिचुएशन। अब इसके बीच में जो सॉल्यूशन के लिए जो आप लीड करेंगे तो इसके मेनी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, यानी कि कहने का मतलब ये इसे किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में इस क्वेश्चन को आप लीड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। अच्छा, अब डी में देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव डिमांड, कि इसके अंदर हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की डिमांड रिक्वायर्ड है। पहली बात तो ये एज इट रिक्वायर्ड द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है
और उसके बाद आगे में बोला जाए अंडरलाइन द प्रोसीजर ऑफ टू कंप्लीट द टास्क। उसके बाद इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, प्रोसीजर को आपको कंप्लीट करने के लिए काफी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। अब देखिए, जैसे अब मैं चारों ऑप्शन को समझा चुका हूं। फर्स्ट में ये बोला गया कि भी इसके अंदर लो कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट, ये तो गलत हो गई इसके अंदर, ठीक है, यानी कि लो की बात यहां पे भी हो गई, ए में भी गलत हो गया, बी में भी गलत हो गया, दोनों में। सी में थोड़ा बहुत सही है, स्टार्टिंग ठीक किया इन्होंने, लेकिन बाद में जो आपसे बोला गया कि भी इसके अंदर जो रिलेशनशिप है वो मैनी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, तो ये भी बात गलत हो गई। मैनी सिचुएशन होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो और लास्ट में जो बोला हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव डिमांड है, बिल्कुल सही बात। उसके बाद कॉन्सेप्ट और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी की रिक्वायरमेंट भी है, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद इसमें ये बोला गया कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना ही नहीं चाहिए, आने के साथ साथ आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इमेज फॉर्मेशन करके, फॉर्मूले यूज करके, एप्लीकेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप करेक्ट आंसर आप बोल सकते हो इस क्वेश्चन का डी है। क्वेश्चन बहुत इजी है, पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए काफी चीजें इसमें दे रखी है। कुछ तो ये गलती आपसे ये हो सकती है, आप इसको सॉल्व करने लग जाएंगे और इसको आंसर के फाइंड आउट करने लग जाएंगे। आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको नेचर ऑफ द क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ये हो गया आपका डी हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट द अचीवमेंट ऑफ स्किल ऑब्जेक्टिव टीचिंग स्कूल मैथमेटिक्स इन अपर प्राइमरी क्लासेस, यानी कि अपर प्राइमरी क्लासेस की मतलब है 6 to 8 क्लासेस की बात की जा रही है। इसके अंदर अगर आप मैथमेटिक्स टीचिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट, किसके अंदर डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया गया अचीवमेंट ऑफ स्किल के रिगार्डिंग में ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ्स की टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव है उसके अचीवमेंट से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, तो ए में आपसे बोला जा रहा है द पीपल हैंडल्स ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विथ ईज एंड प्रोफेंसी, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको जो हैंडल करता है बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, आप बिल्कुल प्रोफिशिएंट होकर के हैंडल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। बी में आपसे बोला जा रहा है पीपल का मतलब है पीपल टीचर का मतलब आप लोग हैं, ठीक है। पीपल का मतलब स्टूडेंट नहीं है, मतलब कि ये बोल सकते हैं पीपल टीचर, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। बी में आपसे बोला जा रहा है पीपल मेजर एक्यूरेटली, इसके अंदर जो पीपल है यानी कि आप लोगों को उसे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अच्छा, सी में आपसे बोला जा रहा है द पीपल सॉल्व रूटीन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यूजिंग फार्मूला, कि आप लोग इसे रूटीन बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो फार्मूला यूज करके। और डी में आपसे बोला जा रहा है द पीपल डज नॉट रिटन कैलकुलेशन एंड ईज एंड स्पीड, कि आप लोग इसे बड़ा इजीली इसको रिटन कैलकुलेशन करके इसे सॉल्व कर सकते हो बहुत इजी से और स्पीड से के साथ। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए वो सी हो जाएगा, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द फार्मूला ऑन रूटीन बेसिस पे, ठीक है। इसमें जो बोला स्पीड, जरूरी नहीं है सबकी स्पीड तेज हो, किसी की स्लो भी हो सकती है, किसी की फास्ट भी हो सकती है, वेरी कर सकता है। प्रोफिशिएंसी कह नहीं सकते हैं क्योंकि जो मैथ बैकग्राउंड के उनके लिए तो प्रोफिशिएंट होंगे, बाकी का हम कह नहीं सकते। अच्छा नेक्स्ट, इसमें एक्यूरेट हो भी सकता है, कई बार मिस्टेक भी हो सकती है, तो यानी कि ए बी एंड डी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन टीचिंग लर्निंग ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन इन क्लास 7th, कि क्लास 7th में डाटा हैंडलिंग यानी स्टैटिक्स का टॉपिक आप सपोज आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डाटा हैंडलिंग बोल लीजिए या स्टैटिक्स बोल लीजिए, या आप पढ़ा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा गया कि बेस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग क्या हो सकता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जब आप इंटरप्रिटेट कर रहे हैं किसी डाटा से रिलेटेड तो उसके लिए क्या बेस्ट एक्टिविटी हो सकती है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि क्लास 7th में आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं और आपसे डाटा हैंडलिंग या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन से रिगार्डिंग बेस्ट मेथड आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जाए प्रोवाइडिंग सर्वे रिपोर्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, कि आप न्यूज़पेपर से जो सर्वे वगैरह आता है उसका डाटा आपसे प्रोवाइड करके
ये इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। बी में आपसे बोला जा रहा है प्रोवाइडिंग वर्कशीट करा करके और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दे करके इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं, ठीक है। सी में आपसे बोला जा रहा है कंडक्टिंग ग्रुप डिस्कशन, ये ग्रुप डिस्कशन करा करके आप बेस्ट मेथड है डाटा इंटरप्रिटेशन का। और डी में बोला जा रहा है टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट बुक, अलग अलग टेक्स्ट बुक से आप क्वेश्चन ले उठा लीजिए और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करने के लिए दे दीजिए। डाटा इंटरप्रिटेशन का सबसे बेस्ट मेथड ये है टीचिंग का। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है ये बताओ। भाई डाटा हैंडलिंग की बात की जाएगी, डाटा इंटरप्रिटेशन की बात की जाएगी, तो उसमें डाटा कलेक्शन का सोर्स तो होना ही चाहिए। तो न्यूज़पेपर से बेटर सोर्स कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहां पे जो डाटा रॉ डाटा आपके पास है और इसको आप इजीली अपने अकॉर्डिंग, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पार्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज, कि मैथ्स में जब टीचिंग कर रहे हैं तो उसके लैंग्वेज के रूप में उसका पार्ट क्या हो सकता है। थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, कुछ उस जैसा ही है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, अब वो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे जब समझ में आएगा आपको कि पार्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ मैथ्स का लैंग्वेज के रूप में आप किसको यूज करेंगे। ऑप्शन ए साइन, ऑप्शन बी नंबर और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, और ऑप्शन सी फॉर्मूलेस, लास्ट ऑप्शन है ऑल। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है ये बताना है कि मैथ्स के भी एक लैंग्वेज की तरह आप इसको ट्रीट कर लीजिए और इसके अंदर आप क्या यूज करते हो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा डी, यानी कि इसके अंदर हम साइन यूज करते हैं, जैसे ये सिंस देयरफॉर वगैरह यूज कर लेते हैं, ये साइन का पार्ट हो गया। नंबर्स और वेरिएबल तो यूज करते हैं, 1 2 3 आप बोल सकते हो, या फिर एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह यूज करते हैं। फार्मूले आप यूज करते हैं ये उसके अंदर, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं भी फार्मूले वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के फार्मूले, यानी कि फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, ठीक है, और ये थर्ड भी करेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी का मतलब ऑल द अबव, यानी कि तीनों ऑप्शन ठीक है हमारे। तो करेक्ट आंसर डी हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना है, आपने कितने क्वेश्चन को सही आंसर किया है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।